This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑटम 2020 में कैट 7 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 का पेपर देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट पेपर में ट्रेंड क्या रहे और इस दफा ऑटम 20 के अंदर कौन से टॉपिक एक्सपेक्टेड हैं, कौन से ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और हमें उनको अच्छे तरीके से तैयार कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आईकैप की ग्रिड से। सिलेबस में जो ग्रिड बनाया गया है आईकैप की तरफ से और उनकी क्या वेटेज दी गई है, तो 3 पोर्शन पे सिलेबस को डिवाइड किया गया है या 3 ग्रिड कह लें कि हमारे पास अवेलेबल हैं। एक है पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिसके वेटेज 25 टू 35 मार्क्स है। दूसरा है नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जिसमें वेटेज 30 टू 40 मार्क्स है। और तीसरा एथिक्स एंड अदर एरिया है जिसकी वेटेज 30 टू 40 मार्क्स की है। तो इन ग्रिड को आपको पता है कि आईकैप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा होता है, अब इसी ही रेंज में वो फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि 2-3 टॉपिक को जब मर्ज करके क्वेश्चन बनता है तो हमें लगता है कि वेटेज कहीं फॉलो नहीं हो रही, लेकिन वो इस चीज का ख्याल रखता है एग्जामिनर कि जब वो 2 टॉपिक को मर्ज करे या 2 से ज्यादा टॉपिक को मर्ज करके कभी कोई क्वेश्चन बनाए तो हर टॉपिक इतनी वेटेज का टेस्ट हो जाए कि ये ग्रिड फॉलो हो जाए। तो हम पहले ग्रिड को डिस्कस करते हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें हम IAS 1 और कंपनीज एक्ट का जो 4th एंड 5th स्केड्यूल है वो भी इसमें कंसिडर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट, ये चारों को मिला के IAS 1 या आप कंपनीज एक्ट का 4th एंड 5th स्केड्यूल कह सकते हैं। दूसरा टॉपिक इसके अंदर कंसोलिडेशन और तीसरा टॉपिक IAS 8 है। और ये भी मैं आपको याद करवा दूं कि इसका टेस्टिंग लेवल फाइनल अकाउंट का IAS 1 का टेस्टिंग लेवल 2 है, कंसोलिडेशन का टेस्टिंग लेवल 2 है, लेकिन IAS 8 का टेस्टिंग लेवल 1 है। तो कौन सा टॉपिक क्या ट्रेंड है पास्ट पेपर का और कौन सा टॉपिक इस दफा एक्सपेक्टेड है? कंसोलिडेशन तो बच्चों हर दफा आता है, कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं है जिसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन ना आया हो। हाँ, एक अटेम्प्ट ऐसी थी कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं पूछी, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा, लेकिन IAS 38 के साथ मिलाकर गुडविल की वर्किंग करवाई और उसने इंटेंजिबल्स का डिस्क्लोजर मांगा। तो कंसोलिडेशन के कंसेप्ट वहां पे भी अप्लाई हो गए। तो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन हर दफा आता है और इसकी रेंज होती है 15 टू 20। पहले कभी 25 मार्क्स का भी तक ये गया था, लेकिन अब ये दोबारा 20 तक लिमिटेड होगा। टेस्टिंग 2 का टॉपिक जो है वो 20 से ज्यादा कभी भी टेस्ट नहीं होगा। टेस्टिंग 1 के जो टॉपिक है वो 8 मार्क्स तक के टेस्ट होते हैं, ये आपको पता है। तो कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन बनता रहा है और बनेगा इस दफा भी। ऑटम 19 में एक क्वेश्चन हम इसमें ये गेस कर सकते हैं कि कंसोलिडेशन का हमें 15 टू 20 की रेंज में एक क्वेश्चन बनेगा। आप पास पेपर का ट्रेंड देख लें, ऑटम 14 से ऑनवर्ड, ऑटम 14 में 15, फिर 17, फिर 15 मार्क्स, फिर 18 मार्क्स, फिर 18 मार्क्स, फिर 17 मार्क्स, 17 मार्क्स, 15 मार्क्स, 14 मार्क्स, फिर 25 मार्क्स और 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन इस दफा फिर एक्सपेक्टेड है कंसोलिडेशन में से। इसके बगैर शायद एग्जामिनर को लगता है कि पेपर अधूरा है, तो कंसोलिडेशन लाजमी टेस्ट होती है। अगर 20 मार्क्स के ये टेस्ट हो गए तो बाकी आईकैप या एग्जामिनर के पास क्या मार्जिन है कि इस पोर्शन में से क्या पूछे? इसके टोटल मार्क्स 25 टू 35 मार्क्स है, यानी कि वो इसमें से एक क्वेश्चन और पूछने का मार्जिन रखता है। तो वो क्वेश्चन कौन सा होगा? अच्छा, इसमें या IAS 8 या फाइनल अकाउंट, और ज्यादातर ऐसा होता है कि IAS 8 का क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के साथ लेकर आता है। वो कैसे? IAS 8 चेंज इन पॉलिसी या चेंज इन एस्टिमेट या एरर्स, इनका क्वेश्चन जब वो पूछता है तो वो स्टेटमेंट चेन इक्विटी के साथ मिलाकर पूछता है। तो स्टेटमेंट चेन इक्विटी भी टेस्ट हो जाती है और IAS 8 भी टेस्ट हो जाता है। तो IAS 8 स्टेटमेंट चेन इक्विटी के साथ मिलकर आता है। स्टेटमेंट चेन इक्विटी की अदर एडजस्टमेंट भी आ जाती है, राइट इशू, बोनस इशू, डिविडेंड्स, और IAS 8 की एडजस्टमेंट भी आती है। तो ये स्टाइल तो बड़ा फेमस रहा है आईकैप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत दफा उसने इस तरह टेस्ट किया। एक अटेम्प्ट ऐसी भी आई जिसमें उसने IAS 8 को बैलेंस शीट के साथ मिलाकर पूछा, बैलेंस शीट के साथ मिलाकर पूछा। फिर हमें 3 दफा ऐसा भी क्वेश्चन का सामना करना पड़ा ऑटम 14 से लेके अब स्प्रिंग 20 तक कि उसने इनकम स्टेटमेंट को IAS 12 के साथ मिलाकर पूछा। ऐसा 3 दफा हो चुका है।
हमें प्रॉफिट लॉस का जब भी यहाँ पे क्वेश्चन नजर आएगा तो वो IAS 12 के साथ है, उसका पार्ट बी 12 के साथ है। ऑटम 14 में देखें क्वेश्चन नंबर 1A प्रॉफिट लॉस था, 1B IAS 12 डेफर टैक्स का था 10 मार्क्स का। ऑटम 14 के बाद ये हरकत दोबारा हुई स्प्रिंग 17 में, क्वेश्चन नंबर 6A प्रॉफिट लॉस था तो 6B IAS 12 का क्वेश्चन था, डेफर टैक्सेशन कैलकुलेट करनी। और स्प्रिंग 20 में अगेन क्वेश्चन नंबर 7A जो है ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, 7B जो है वो डेफर टैक्स का क्वेश्चन था। हालांकि सिलेबस के अंदर अब ये मेंशन है कि डेफर टैक्स पूछा जाएगा बैलेंस शीट अप्रोच से, तो एक्सपेक्ट नहीं करते थे हम कि इस तरह की हरकत दोबारा अब रिपीट होगी। ऑटम 19 के बाद सिलेबस रिवाइज हुआ तो अब उसमें मेंशन कर दिया गया कि बैलेंस शीट अप्रोच से डेफर टैक्स पूछा जाएगा, तो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से शायद डेफर टैक्स नहीं पूछा जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन स्प्रिंग 20 में अगेन डेफर टैक्स पूछा गया इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के साथ, और यहाँ पे पहले प्रॉफिट लॉस बनवाया पार्ट ए में और पार्ट बी में उसने डेफर टैक्स कैलकुलेट करवाया। ये स्प्रिंग 20 में ऐसा हो चुका है। तो इस दफा ये लगता है कि फाइनल अकाउंट को IAS 12 के साथ मिलाकर नहीं पूछेगा, IAS 8 के साथ मिलाकर पूछेगा। उसकी वजह एक ये भी है कि IAS 8 ज्यादा फेवरेट है एग्जामिनर का, लेकिन स्प्रिंग 20 में IAS 8 टेस्ट नहीं हुआ। तो ऑटम 20 में IAS 8 जरूर टेस्ट होगा, और इसकी वेटेज नॉर्मली IAS 8 की अपनी वेटेज 8 मार्क्स से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि ये फाइनल अकाउंट के साथ मिलकर आता है, स्टेटमेंट चेन इक्विटी के साथ मिलकर आता है, तो इसको और स्टेटमेंट चेन इक्विटी को साथ अगर मैं मिला दूं तो हाँ, अब इसका क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ये 10 से ज्यादा का बन सकता है, अराउंड 15 की रेंज में क्वेश्चन बन सकता है। तो इस ग्रिड में से दो क्वेश्चन, एक कंसोलिडेशन जो कि पक्का गैस है हर दफा का, और एक IAS 8 इस दफा स्टेटमेंट चेन इक्विटी के साथ लगता है कि मिलकर आएगा। अ, वैसे तो फाइनल अकाउंट को वो IAS 12 के साथ भी मिलाकर पूछता रहा, लेकिन वो लास्ट टाइम हो चुका, तो इस दफा IAS 8 को फाइनल अकाउंट के साथ मिलाकर और मोर स्पेसिफिकली स्टेटमेंट चेन इक्विटी के साथ मिलाकर वो पूछेगा, जो कि उसकी रूटीन का एक क्वेश्चन है। तो ये 35 नंबर यहाँ से इस तरह से कवर हो जाएंगे। दूसरे ग्रिड पे आते हैं नॉन करंट एसेट्स, जिसमें 4 IAS हैं, IFRS 9, IFRS 16, IAS 38 और IAS 41। मैं आपको ये याद करवा दूं, IFRS 9 और IAS 41 इनका टेस्टिंग लेवल 1 है, और ऑटम 19 में ये सिलेबस में पहली दफा दोनों IAS ऐड हुए। IFRS 16 हमेशा से था, पहले इसका नाम डिफरेंट था, IAS 17 होता था, जो कि बाद में IFRS 16 में कन्वर्ट हो गया, और IAS 38 भी हमेशा से हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो अब इसमें इन दोनों का टेस्टिंग लेवल IFRS 16 का और IAS 38 का टेस्टिंग लेवल 2 है। अब इनमें से क्या आता रहा है और क्या आएगा? लीज, IFRS 16 लीज, ये एग्जामिनर का इतना फेवरेट है कि हम अगर ये कहें कि इसमें से हर दफा एक क्वेश्चन पूछता तो गलत नहीं होगा। चंद अटेम्प्ट ऐसी हैं जिनमें IFRS 16 लीज का क्वेश्चन स्किप हुआ, अदरवाइज हर अटेम्प्ट में हमें नजर आएगा। देखते हैं, ऑटम 14 में क्वेश्चन है इसका, स्प्रिंग 15 में नहीं है। फिर उसके बाद ऑटम 15 में है, स्प्रिंग 16 में है, ऑटम 16 में नहीं है। स्प्रिंग 17, ऑटम 17, स्प्रिंग 18, ऑटम 18, स्प्रिंग 19, ऑटम 19, स्प्रिंग 20, या रफली मैं ये कहूँ कि स्प्रिंग 17 से लेके आज तक कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं है जिसमें से लीज का क्वेश्चन ना बना हो। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन हर दफा के लिए समझ लें कि क्वेश्चन आएगा, और इसके मार्क्स अराउंड 15 होते हैं, 15 से कभी थोड़े कम और थोड़े ज्यादा भी होते हैं। तो 15 मार्क्स का इसमें से रिलीज में से एक क्वेश्चन आएगा। और अभी रिसेंट अटेम्प्ट से ये लगता है कि लेसर की अकाउंटिंग उसका ज्यादा फेवरेट बन गई हुई है। तो लेकिन मैं इसमें मजीद गेस नहीं करूंगा कि लेसी और लेसर दोनों की अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए। डीलर लेसर की अकाउंटिंग उसका ज्यादा फेवरेट बनती जा रही है। ओके, फिर एक क्वेश्चन अगर 15 नंबर का हो गया तो इसमें से अभी उसके पास मार्जिन है कि उसमें से एक या दो क्वेश्चन और पूछे, क्योंकि इसकी वेटेज 30 to 40 मार्क्स है। अब ये दो क्वेश्चन भी टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि IFRS 9 और IAS 41 जो कि टेस्टिंग लेवल 1 के क्वेश्चन है, तो इनके मार्क्स मैक्सिमम 8 होते हैं। तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे तो वो दोनों क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक चीज आउट ऑफ द बॉक्स बताऊं, FR2 से हटकर बताऊं, प्रैक्टिकल लाइफ का बताऊं, और CA फाइनल में से एक चीज बताऊं कि IFRS 9 और IAS 41 को जब कंपेयर करें तो प्रैक्टिकली भी और CA फाइनल के अंदर भी IFRS 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है।
प्रैक्टिकली भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जिस पे आके अपने हाथ खड़े कर देते हैं, वो सबसे डिफिकल्ट एरिया प्रैक्टिकली जो समझा जाता है वो IFRS 9 है। IAS 41 कंपैरेटिवली एक आसान और कम यूज होने वाला IAS है। ये प्रैक्टिकली सिर्फ डेयरीज के ऊपर अप्लाई होता है, डेयरीज फॉर्म के ऊपर, लेकिन IFRS 9 की प्रैक्टिकली एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। और ये सबसे हमारे IAS के अंदर, मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा, हमारे ओवरऑल IAS के अंदर सबसे कम्प्लेक्स एरिया समझा जाता है। तो CA फाइनल का एग्जामिनर भी IAS 41 में से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, मतलब सालों बाद कभी कोई क्वेश्चन आए तो आए। बल्कि अगर आप पिछले 10 साल का ट्रेंड अगर CA फाइनल में देखेंगे तो IAS 41 में 2 या 3 दफा क्वेश्चन आया है। लेकिन IFRS 9 वो है जो CA फाइनल का इतना फेवरेट है कि हर दफा क्वेश्चन पूछता है। तो अगर यही अप्रोच एग्जामिनर की FAR 2 में मैं एक्सपेक्ट करूं, जो कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में आपको ये नजर आएगा। अभी तो इसलिए नहीं कह सकते कि अभी तो 2 अटेम्प्ट गुजरी हैं, ऑटम 19 और स्प्रिंग 20, तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन हमें नजर आ गया। लेकिन मुझे ये लगता है कि FAR 2 में साल 2 साल बाद जब ट्रेंड हमारे सामने मजीद क्लियर होगा तो हम देखेंगे IFRS 9 उसका फेवरेट तरीन एरिया होगा इस पोर्शन में। तो IFRS 9 में से वो क्वेश्चन पूछता रहेगा और IAS 41 में से कभी कभी क्वेश्चन पूछा करेगा, यूँ लगता है मुझे, क्योंकि IAS 41 थोड़ा कंपैरेटिवली इजी भी है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी कम कम हमें नजर आती है। तो IFRS 9 वो दूसरा क्वेश्चन है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लास्ट टाइम तो आया था लेकिन दोबारा भी आएगा और हर बार आ सकता है। तकरीबन 8 मार्क्स का मैक्सिमम है क्योंकि इसकी टेस्टिंग लेवल 1 है। तो ट्रेंड देखें, IFRS 9 अभी ऑटम 19 में हमारे सिलेबस का पार्ट बना, तो ऑटम 19 में भी टेस्ट हुआ और स्प्रिंग 20 में भी टेस्ट हुआ, दोनों अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ। लेकिन इसके बजाय अगर हम IAS 41 को देखें तो IAS 41 ऑटम 19 में भी टेस्ट नहीं हुआ और स्प्रिंग 20 में टेस्ट हुआ है, लेकिन IAS 21 के साथ मिलकर टेस्ट हुआ, अकेला ये भी टेस्ट नहीं। तो मतलब एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाते वक्त ये शायद फील हुआ होगा कि IAS 41 का खाली अगर क्वेश्चन बना दिया तो आसान बन जाएगा, तो इसको IAS 21 के साथ मिक्स करके उसने बनाया। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि IAS 41 थोड़ा आसान और लेस इंपॉर्टेंट है। तो IFRS 9 और IAS 41 का कंपैरिजन करें तो IFRS 9 के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। बाकी बचा IAS 38। IAS 38 बहुत फेवरेट रहा एग्जामिनर का। आप ट्रेंड देखें, एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में उसका क्वेश्चन आता रहा, फिर 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया, फिर 2 कंसेक्यूटिव में नहीं आया, फिर एक अटेम्प्ट में आया, स्प्रिंग 20 में नहीं आया। तो ऑटम 20 में वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें से अगेन क्वेश्चन आएगा और इसकी रेंज 10 to 12 मार्क्स, इवन इससे भी ज्यादा हो सकती है, 15 तक जा सकता है। तो 3 क्वेश्चन, मतलब कितना आसान है ये प्रेडिक्ट करना कि 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक आना ही है। तो कितना प्रिडिक्टेबल पेपर बन जाता है ये कि 4 में से 3 क्वेश्चन आने हैं। IAS 41 के आने की चांसेस कम है, हाँ हो सकता है एक आधा कोई MCQs बनाकर IAS 41 को भी टेस्ट कर लिया जाए। तो ये इस ग्रिड की एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो 50 मार्क्स, 8 मार्क्स, 23 एंड 10, 33 मार्क्स या 35 मार्क्स तक का इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं आखिरी पोर्शन पे जिसमें एथिक्स एंड अदर एरियाज हैं। इसके अंदर भी 2 IAS ऐसे हैं जो न्यूली ऐड हुए ऑटम 19 में। एक है IAS 21 जिसका टेस्टिंग लेवल 1 है और दूसरा है IFRS 8, इसका भी टेस्टिंग लेवल 1 है। IAS 10 का टेस्टिंग लेवल 1, लेकिन IAS 37 का टेस्टिंग लेवल 2 है और IAS 12 डेफर्ड टैक्सेशन का भी टेस्टिंग लेवल 2 है। एथिक्स का भी टेस्टिंग लेवल 1 है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा जो है वो क्वेश्चन या टॉपिक टेस्ट होता रहा है और इस दफा क्या आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एथिक्स की। एथिक्स में से हर दफा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखें कि कोई ऐसी अटेम्प्ट जिसमें एथिक्स का क्वेश्चन ना आया हो। ऑटम 14 से ऑनवर्ड अगर हम देखें तो 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 6 6 8 8 8 8 8 9 और ऑटम 19 वाज द ओनली अटेम्प्ट जिसमें से एथिक्स का क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन स्प्रिंग 20 में दोबारा ये 8 मार्क्स का टेस्ट हुआ। तो हर दफा एथिक्स का एक क्वेश्चन आता है, ऑटम 19 के अलावा हर दफा एक क्वेश्चन आया। तो इस दफा फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। अब बात करते हैं न्यूली ऐड होने वाले IAS। IFRS 8 और IAS 21 का पहले मैं कंपैरिजन करूं, जिस तरह मैंने पिछले ग्रेड के अंदर IAS 41 और IFRS 9 को कंपेयर किया। तो IAS 21 और IFRS 8 में ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दफा IFRS 8 है।
लास्ट टाइम IAS 21 का क्वेश्चन टेस्ट हुआ IAS 41 के साथ मिलाकर, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया। IFRS 8 का क्वेश्चन ऑटम 19 में आया, पहली दफा हमारे सिलेबस का पार्ट बना था ऑटम 19 में और टेस्ट हुआ, फिर स्प्रिंग 20 में नहीं आया। तो इस दफा लगता है कि IAS 21 के बजाय IFRS 8 पूछा जाए, जिसकी वेटेज होगी अराउंड 8 मार्क्स। तो IAS 21 के पूछे जाने के चांसेस कम है। हाँ, MCQs में कोई शॉर्ट क्वेश्चन में 1-2 नंबर का अगर पूछा जाए तो पूछा जाए। 10 और 37 की इससे बात करते हैं। इसके बाद हर दफा 37 में से क्वेश्चन आता है, कभी 10 के साथ मिलाकर, कभी अकेला 37 का। तो 10 से ज्यादा इंपॉर्टेंट 37 है, और लेकिन ज्यादातर अटेम्प्ट में 37 को 10 के साथ मिलाकर ही पूछा जाता है, और 10 को पढ़े बगैर आपको 37 समझ भी नहीं आता। तो 37 और 10 ये बड़े जुड़वा टॉपिक हैं, तो इनको इकट्ठा ही करना चाहिए तैयार। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप एक स्टूडेंट कहेंगे मेरा IAS 37 तो बहुत अच्छा तैयार है, लेकिन IAS 10 मेरा तैयार नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो 37 के साथ 10 भी करना पड़ता है। तो 37 का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो हमें बहुत कम अटेम्प्ट मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन नहीं आया। ऑटम 14 में 13 मार्क्स, फिर 17 मार्क्स, फिर 12 मार्क्स, फिर एक अटेम्प्ट आई जिसमें क्वेश्चन नहीं है, फिर क्वेश्चन आया 15 मार्क्स, फिर एक अटेम्प्ट आई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर हम ऑटम 17 से ऑनवर्ड चले, ऑटम 17, स्प्रिंग 18, ऑटम 18, स्प्रिंग 19, ऑटम 19, स्प्रिंग 20, स्प्रिंग 17 के बाद हर अटेम्प्ट में, ऑटम 17 से ऑनवर्ड हर अटेम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन है, और मार्क्स इसके 12 से लेकर 17 तक है। लेकिन एक दफा शॉर्ट क्वेश्चन भी है 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो हम अगेन एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ 10 to 12 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ऑन एवरेज वी कैन से 12 मार्क्स IAS 37 में टेस्ट होंगे, ये फेवरेट है। IAS 12 भी बहुत फेवरेट है, बहुत ही ज्यादा फेवरेट। हमें लग रहा है कि स्प्रिंग 15 में, ऑटम 15 में इसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर ऑटम 16 में उसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर ऑटम 17 में उसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन स्प्रिंग 18 से ऑनवर्ड अगर आप ट्रेंड देखें, स्प्रिंग 18, ऑटम 18, स्प्रिंग 19 में क्वेश्चन है, ऑटम 19 में नहीं है। स्प्रिंग 20 में उसका क्वेश्चन है, तो क्या ऑटम 20 में इसका क्वेश्चन आएगा? मुझे लगता है आएगा। उसकी वजह मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ऑटम 19 में IAS 12 के अंदर कुछ एक चेंज आया, वो ये था रीवैल्यूएशन के साथ डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन। तो ये डेफर्ड टैक्स रीवैल्यूएशन के साथ डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन पहले कभी मॉड्यूल के दौर में सिलेबस का पार्ट होता था, लेकिन ऑटम 19 से दोबारा सिलेबस का पार्ट बना। तो ऑटम 19 में मैं एक्सपेक्ट करता था कि रीवैल्यूएशन के ऊपर डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट पूछा जाएगा, नहीं पूछा गया। स्प्रिंग 20 में फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा था पूछा जाएगा, नहीं पूछा गया। तो ऑटम 20 में मुझे लगता है कि IAS 16 की रीवैल्यूएशन के ऊपर जो डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट है, या IAS 38 की रीवैल्यूएशन उसके ऊपर जो डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट है, डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट ऑन रीवैल्यूएशन, ये एक अच्छा सिनेरियो है। इसके 2 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए होंगे बच्चों। तो उन क्वेश्चन में से मुझे लगता है कि उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो IAS 12 लास्ट टाइम जो आया वो फाइनल फोर के साथ मिलकर आया, तो अब इसका आइसोलेटेड क्वेश्चन एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है बैलेंस शीट अप्रोच से, जिसमें फुल फ्लैक्स रीवैल्यूएशन के ऊपर डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट भी पूछा जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि बैलेंस शीट अप्रोच से डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करवाया जाए, उसमें कुछ कैलकुलेशन या 4 से 5 नंबर ऐसे हों जो डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट जो है वो पूछे जाएं। तो IAS 12 का एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस दफा फिर आएगा, और उसके रेंज 10 प्लस होगी, लाइक 12, 15 हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐड करूं सारे मार्क्स को, तो 5, 8, 13 एंड 12, 25 एंड 10, 35, तो ये ग्रिड इस तरह से पूरा होता है। तो ये थी हमारे पास पेपर के ट्रेंड की डिस्कशन, और इस दफा एक्सपेक्टेड टॉपिक की। मैं एक दफा अगर जल्दी से इसको रिकैप कर दूं, रिपीट कर दूं कि क्या क्या आ सकता है। पहले ग्रिड में कंसोलिडेशन और IAS 8 स्टेटमेंट के साथ मिलकर, दूसरे पोर्शन में IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, IFRS 16 लीजेस, और IAS 38। IAS 38 में वेबसाइट एक नई चीज ऐड हुई थी इफ्रिक के नाम से, तो वो इफ्रिक टेस्ट हो चुका है, लेकिन दोबारा भी टेस्ट हो सकता है। तो वेबसाइट वाला इफ्रिक भी आपने माइंड में रखना है। और तीसरे ग्रिड में एथिक्स की बात हुई, IFRS 8 की बात हुई, इसमें से क्वेश्चन आएगा। IAS 37 के अंदर भी एक नया इफ्रिक ऐड हुआ था, सॉरी
IS 38 में सिक ऐड हुआ था, यहाँ पे इफ्रिक ऐड हुआ था। तो इफ्रिक यहाँ पे एक है डिसमेंटलिंग कॉस्ट के हवाले से या डीकमीशनिंग कॉस्ट के हवाले से, तो उस इफ्रिक को भी आपने देखना है, उसके ऊपर भी एक फुल फ्लैश क्वेश्चन बन सकता है। फुल फ्लैश क्वेश्चन भी बन सकता है और डीकमीशनिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन एक बाय पार्ट्स यानी कि 4-5 नंबर का उसका पार्ट बन सकता है। तो इफ्रिक के साथ मिलाकर IS 37 और फिर IS 12, तो ये हमारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस डिस्कशन का आपको फायदा हुआ होगा। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। This conference will now be recorded.